देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की जो दिसंबर की 2016 की मैगजीन है उसकी हैंड रिटन समरी है ये। और ये अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं, हिंदी में है लेकिन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है हर जगह, कि ताकि इंग्लिश में आपको समरी बताई जाए पूरी। तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी बता रहा हूँ। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड पार्ट है ये। ब्रिक्स का ये 8th जो समिट हुआ था उसकी मैंने एक अलग से पूरी वीडियो समरी बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने नोट किए हुए हैं। फैक्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स का जो 8वां समिट था वो गोवा में हुआ था, सबसे पहली बात तो ये। और ये 15 से 16 अक्टूबर के बीच में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस, यानी कि BRICS। तो BRICS को इन्होंने कुछ इलेबोरेट कर दिया। और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को भी बुलाया गया था। देखिए, बिम्स्टेक का क्या फुल फॉर्म है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पाकिस्तान नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान को इसीलिए नहीं बुलाना था, इसीलिए बिम्स्टेक को बुलाया, इसलिए सार्क को नहीं बुलाया। जनरली सार्क को बुलाते थे, और जनरली जब भी कोई इंडिया में समिट होती है तो नेबर कंट्रीज को बुलाया जाता है। इंडिया ने इस बार थोड़ा लीग से हटके पाकिस्तान को नहीं बुलाया था। तो बिम्स्टेक कंट्री को याद करने की देखिए ट्रिक है। बिम्स्टेक के कौन कौन से मेंबर हैं? बिम्स्टेक के मेंबर हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, यानी कि 7 मेंबर हैं। और बिम्स्टेक जो वर्ड है वो भी 7 वर्ड का है। तो BIMST तक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि B से हो गया बांग्लादेश, I से हो गया इंडिया, M से हो गया म्यांमार, S से हो गया श्रीलंका और T से हो गया थाईलैंड। लेकिन EC की जगह आप ये याद रखिएगा कि मतलब जो लास्ट वाले वर्ड हैं दो, उसकी जगह भूटान और नेपाल है, पाकिस्तान नहीं इसमें, बस ये आप याद रखिएगा जरूरी। तो बिम्स्टेक कंट्री के मेंबर को याद रखने की मैंने ट्रिक भी बता दी। बिम्स्ट BIMST तक कंट्रियों प्लस नेपाल भूटान इसमें ऐड कर दिएगा। फिर ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई इसमें ब्रिक्स 8 समिट में। सब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो गोवा डिक्लेरेशन है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि गोवा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। उसमें फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है? ब्रिक्स। गोवा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। फिर ये जो 9th समिट होगी वो चाइना में होगी, शियामेन करके जगह है, वहां पे होगी 9th समिट 2017 के सितंबर में। ब्रिक्स देशों का पहला फिल्मोत्सव कहाँ पे हुआ? इस बार नई दिल्ली में हुआ। कई सारे इनिशिएटिव लिए थे इस बार ब्रिक्स ने। फिर ब्रिक्स देशों का पहला व्यापार मेला यानी कि ट्रेड फेयर कहाँ पे हुआ? वो भी न्यू दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स देशों का अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? वो हुआ गोवा में। फिर इंडिया और रशिया की बैठक, यानी कि इंडिया और रशिया की मीट भी हुई थी, क्योंकि ब्रिक्स में से जितने भी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, ब्राज़ील है, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इसीलिए जब भी इंडिया में आए थे तो वो कुछ बायलेटरल टाइप की समिट भी हो गई थी और बैठकें भी हो गई थी। 17th ये इंडिया और रशिया के बीच में शिखर बैठक हुई थी। 17 समझौते हुए, 3 डिफेंस रिलेटेड इसमें एग्रीमेंट हुए थे, रक्षा से क्षेत्र से रिलेटेड। इसमें जो 400 मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में ये डील हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। ये भी गोवा में हुआ है इंडिया रशिया की बैठक। $5 अरब यानी कि $5 बिलियन की, 3300 करोड़ रुपए के आसपास है ये। जो ये S-400 होता है, लॉन्ग रेंज एंड ये एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसकी खरीद के लिए हुई ये डील। ये S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ, आप एक वीडियो में उसमें देख लीजिएगा। उसके अलावा भी एडमिरल ग्रीको रोविच क्लास के 4 युद्धपोतों की भी खरीद करेगा इंडिया। उसके अलावा इंडिया में जो कामोव KAMOV करके एक ये हेलीकॉप्टर होते हैं, तो वो जॉइंट प्रोडक्शन चालू होगा इंडिया में। इंडिया और रशिया मिल के बनाएंगे उसको, जॉइंट प्रोड्यूस करेंगे। फिर ये जो पॉलिटिकल की जो भी इंडिया और रशिया के जो राजनीतिक संबंध है उसकी 70th वर्षगांठ थी। और 2000 जो 18th ईयर है उसको इंडिया रशिया के बीच में पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि टूरिज्म ईयर। फिर मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग, मुंबई इंडिया का, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के बीच में सिस्टर सिटी जो रिलेशन है उनकी 50th वर्षगांठ है, वर्षगांठ थी मतलब इस बार। तो ये है इंडिया और रशिया की बैठक हुई और कुछ पॉइंट। सार्क सम्मेलन इस बार कैंसिल हो गया था। 19th जो सार्क समिट था पाकिस्तान में होना था, इस्लामाबाद में। और फिर ये इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसमें वो था कि इंडिया वाले नहीं जाएंगे, और फिर इंडिया को सपोर्ट और भी कंट्री ने किया था, जैसे भूटान ने किया था। तो इसलिए फाइनली वो जो सार्क समिट थी, क्योंकि नेपाल इससे पहले था तो उसने ये
डिसाइड किया कि इस बार कैंसिल हो जाएगी लीडरशिप 18th वाले की, वो नेपाल के पास थी, तो इसीलिए फाइनली ये जो दक्षेस जिसको बोलते हैं सार्क समिट इस्लामाबाद में होनी थी, कैंसिल हो गई थी, स्थगित हो गई। फिर ये कुछ और न्यूज़ है इंटरनेशनल की। माइकल टेमर ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनका नाम है माइकल टेमर। इसलिए बन गए क्योंकि ब्राजील की जो पुरानी राष्ट्रपति थी डिल्मा रोजेफ, उनका इम्पीचमेंट हो गया है और ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं माइकल टेमर। इंडिया की यात्रा पे आए थे वही ब्रिक्स समिट के लिए। क्या उद्देश्य था ब्रिक्स समिट में भाग लेना और बायलेटरल जो भी डिस्कशंस हैं, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मेन पॉइंट है कि माइकल टेमर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखिएगा। जॉन की आए थे, ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा थी और बायलेटरल टाइप की थी, 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एक सबसे अच्छा बड़ा समझौता था इसमें इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में कि कोची केरला में जो कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो न्यूजीलैंड के कॉरपोरेशन से हो रहा है। फिर और अगली न्यूज़ है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग, उनकी भी भारत यात्रा हुई थी अभी। ये देखिए ये दिसंबर की मैगजीन है, उसमें अक्टूबर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है, तो वही ये न्यूज़ है। तो ये जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए थे उनकी क्या क्या उद्देश्य थे, वही बायलेटरल और कुछ एग्रीमेंट हुए इंडियन गवर्नमेंट के साथ, 2 समझौते हुए राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। अगवानी की थी राव इंद्रजीत सिंह ने जो कि राज्य मंत्री हैं। और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश का अभी जैसे पार्टीशन हो गया है, तो उसकी जो कैपिटल थी पहले वो थी हैदराबाद, अब तो हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल जो बनानी है वो बना भी लिए, जो उसका नाम मतलब बना लिए, बना रहे हैं ये अमरावती जो होगा। तो इसका जो डेवलपमेंट होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल होगी अमरावती, उसका डेवलपमेंट इंडिया आंध्र प्रदेश की सरकार और सिंगापुर के कॉपरेशन से होगा। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है वो उसका विकास किसके सहयोग से हो रहा है, तो सिंगापुर के सहयोग से हो रहा है। फिर ये है कि डॉक्टर ऑंग सॉन्ग सू की जो कि म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी, जबकि इनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी से जीती थी, 80% वोट इनके थे। लेकिन ये प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि म्यांमार का एक रूल है, लॉ है वहाँ का, कि अगर कोई भी आपसे आपका रिलेटिव मतलब हस्बैंड या फिर जो भी सन है, अगर वो उनकी फॉरेन सिटीजनशिप है तो आपको जो भी म्यांमार का जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट वो नहीं मिलेगी। इसीलिए फिर हितिन क्या करके एक प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो आंग सांग सूकी के पपेटी हैं वो। इनकी भी भारत यात्रा हुई थी भाई, क्योंकि ये देखिए बिम्स्टेक का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है म्यांमार, और ब्रिक्स में बिम्स्टेक को बुलाया गया था क्योंकि पाकिस्तान को नहीं बुलाना था, इसीलिए सार्क को नहीं बुलाया गया, सार्क में पाकिस्तान है। उनकी यात्रा हुई थी, 3 एग्रीमेंट पे हुए थे साइन। और फिर ये भारत जो है वो म्यांमार सरकार के अनुरोध पर बोध गया बिहार में स्थित 2 बौद्ध मंदिरों तथा किंग मिडन व किंग बे गीडा जो शिलालेख हैं उनको रिनोवेट करने के लिए मतलब एग्रीमेंट ये चालू करेगा, इंडिया जल्दी से करेगा इनको रिनोवेट। फिर ये अगली न्यूज़ है कि यूएस ने म्यांमार के खिलाफ जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे वो हटा दिए। वो इसीलिए लगाए थे क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री जो रिजीम थी, जनता गवर्नमेंट थी, मिलिट्री जनता, और वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। तो यूएसए अपना ये प्रोपेगेंडा चलाता रहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है, वो जैसे रशिया के खिलाफ भी लगाया था। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। फिर ये इकोनॉमी की न्यूज़ है कुछ। एक जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी, आय घोषणा योजना, 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलाई थी कि ज़्यादातर लोग आएँ और अपनी इनकम डिक्लेरेशन कर दें और जो भी पैसे पर टैक्स नहीं दिया है तो उसको दे दें। तो इसमें 65,000 के करीब लोग आए आय घोषित की और 65,000 करोड़ रुपए कम से कम मिला था इसको और काला धन के रूप में। और फिर ये उससे 29,362 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। फिर उसी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो लिया है, डीमोनेटाइजेशन ये कर दिया है 500 और 1,000 रुपए के नोटों का। तो वही जो भी ब्लैक मनी के प्रिवेंशन में स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उन्हीं के से रिलेटेड है ये। फिर ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, तो चौथी जो ये बाई मंथली जो रिव्यू होता है आरबीआई के द्वारा, उसमें रेपो रेट को 0.25% कम कर दिया गया, यानी कि 25 बीपीएस पॉइंट से। रिवर्स रेपो को भी कम कर दिया गया, बैंक को भी कम कर दिया गया, और ये मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है सीमांत स्थायी सुविधा, इसको भी कम कर दिया गया 0.25।
लेकिन कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4%